हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की बात स्टार्ट करते हैं। आप लोग काफ़ी कमेंट थे कि सर ये जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है जिसे हम शॉर्ट में हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप लोगों के काफ़ी कमेंट थे, मैंने पूरी कोशिश की है उन सबका उत्तर देने की, बट फिर भी जिनका उत्तर मैं नहीं दे पाया हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी क्वेरीज, इसका प्रमोशन कैसे होता है, इसमें सैलरी क्या है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है और कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं। मेरे इतने वीडियो बनाने के बाद भी इतने कमेंट में क्वेश्चन है, इसका मतलब ये मैं अपनी बात पूर्णतः समझा नहीं पाया हूँ। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा तो जल्दी-जल्दी आपका टाइम भी बचेगा और मेरी बात भी आपको समझ में, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये, मैंने आपसे पहले कहा था जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी होता है कि लेवल 7 की, ठीक है? ये लेवल 7 की जॉब है जो कि आपका समूह ख का राजपत्रित अधिकारी होता है। इसमें आप सेलेक्ट होते हैं तो आप परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के अंडर में आप वर्क करते हैं, ठीक है? जो कि स्वास्थ्य विभाग का ही भाग है, ठीक है? अब देखिए, इसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नाम से आई है, जिसे शॉर्ट में हम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं, एचईओ कहते हैं। कितनी वैकेंसीज है? यहाँ पे 221 वैकेंसी जनरल की और एसटी एससी ईडब्ल्यूएस सबकी वैकेंसी अलग अलग है। इनमें जो आरक्षण को लेकर विसंगतियाँ हैं जिसके लिए सदन में अलग अलग जब आवाज़ उठाई जा रही है, जो भी हो सरकार का काम है। इसमें जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, बहुत से आप लोगों का कमेंट थे कि सर फिजिकल हैंडीकैप्ड की कोई इसमें सीट नहीं है, फिर भी आप फॉर्म फिलअप करने के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए होता क्या है, आयोग में पहले स्टार्टिंग में सीट्स कम होती हैं और उसके बाद सीट्स बढ़ जाती हैं। जैसे इस समय इसमें पीएच का एक भी सीट नहीं है, क्या पता कुछ पीएच की ऐसी बाद में कैटेगरी बन जाए जिसमें कुछ लोग अगर सीट आती है तो फिर से आप ऐड हो जाएं। तो फॉर्म भर जनरल से भर दीजिए फॉर्म, ठीक है? आप नॉर्मल से फॉर्म भर दीजिए और अगर कुछ होता है, अगर सीट आपके लायक होगी तो आप ज्वाइन करिए, वरना नहीं ज्वाइन करिए। ये बहुत महंगा फॉर्म तो नहीं है ये, ठीक है? और इसमें जो पढ़ाई करनी है जनरली वही पढ़ाई आपको करनी है, ठीक है? तो मुझे लगता है फिजिकल हैंडीकैप्ड है या आप मतलब दिव्यांग हैं, फिर भी आपको फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई तो कुछ ना कुछ आप कर ही रहे होंगे, ठीक है? और अगर आरक्षण का लाभ मिलता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आप जो कर रहे हैं फिर आप कर ही रहे हैं, ठीक है? वाले इसको देखिएगा। फिर कुछ लोग के कमेंट थे कि सर महिलाओं के लिए 44 सीट रिजर्व है। इससे होता है कि महिलाओं को जो आरक्षण होता है वो उनकी श्रेणी में ही मिलता है। जैसे मान लीजिए जनरल की 143 सीट है, तो इसका अगर आप निकालेंगे, आप 20% निकालेंगे तो लगभग जैसे 10 सीट का हो जाएगा 140, 14 हो जाएगा, 28 से 30 सीट हो जाएगी, ठीक है? लगभग एग्जैक्ट उसका नहीं निकाल पाएंगे आप। तो यहाँ सब समझ सकते हैं कि क्या इसका कैटेगरी है, ठीक है? तो जो भी जिसमें भी जैसे मान ली महिला जो होती हैं वो अपनी कैटेगरी में समाहित होती हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, इसका मानदेय क्या है? तो मानदेय लेवल 7 का है, इसको देख लेते हैं। आयु की गणना मैंने पहले आपसे बोला है, आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2025 से हो रही है, ठीक है? जिसमें जो जनरल के लिए है तो आप कह सकते हैं कि 21 साल से लेके आपकी जो एज है वो 40 साल के बीच में होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से हो रही है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि जो भी आरक्षित वर्ग है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग, तो इसमें सीट नहीं है, तो उनको छूट मिलती है जो प्रदेश सरकार प्रोवाइड करती है, ठीक है? आइए और बात करते हैं नेक्स्ट कि इसमें अहर्ताएँ क्या है? अहर्ता को लेकर आप लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं। पहली बात मेरी याद रखिएगा, पहली अहर्ता इसकी ये है कि आप पास आउट हों, जिस एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट है उस दिन तक आपके पास सारी की सारी योग्यताएं होनी चाहिए। मतलब आपके पास पीजी की डिग्री हो, अगर आपके पास पीजी की डिग्री हो लास्ट डेट तक तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। अगर लास्ट डेट तक भी आपका रिजल्ट आ जाता है, कुछ लोग इग्नोर से होंगे, कुछ अलग अलग संस्थान से होंगे, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप करिए या फिलअप कर सकते हैं, ठीक है? अपेयरिंग वाले इसमें अलाउड नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अपेयरिंग वाले इसमें अलाउड नहीं है। आयोग इस फॉर्म पर जो लास्ट डेट है, अगर उस लास्ट डेट तक भी आपके पास योग्यता है तो आप फॉर्म को फिलअप करिए, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं अनिवार्य योग्यता की। अनिवार्य योग्यता में सब स्पष्ट लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान से या समाजशास्त्र की जो विज्ञान है, इसमें इन्होंने 8 ही टॉपिक दिए, 8 ही सब्जेक्ट दे रखे हैं, इसलिए मैं इन्हीं 8 को ही मान रहा हूँ। क्योंकि कोर्ट केस करेंगे आपके एमएसडब्ल्यू या फिर इसमें तो वैसे कुछ एमएसडब्ल्यू वगैरह होना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं दिया। ये पब्लिक हेल्थ भी देना चाहिए था, अब पता नहीं क्यों आयोग ने नहीं दिया है। बट ये जो 8 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल आंख बंद करके इसके लिए एलिजिबल है, जिसमें आपका सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। ये सभी के सभी लोग एलिजिबल हैं। फिर कुछ लोग कमेंट आ रहे हैं कि सर मैंने हिस्ट्री, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से किया है, मैंने मॉडर्न से किया है, मैंने मेडाइवल से किया है। इससे कोई मतलब नहीं है। आपने एमए हिस्ट्री से किया है देन यू आर एलिजिबल, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? इससे कोई मतलब नहीं कि आपने किससे किया है। फिर एक सज्जन का क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा, उन्होंने शायद कुछ एजुकेशन था, सोशल एजुकेशन ऐसा कुछ करके था। एक पेपर से मतलब नहीं होता है। आपकी जो डिग्री है, जैसे हिस्ट्री इसमें वर्ड आ रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है?
ये सोशियोलॉजी है तो भाई सोशियोलॉजी है। अब आप कहेंगे सर एजुकेशन सोशियोलॉजी मैंने एक पेपर पढ़ा है, नहीं वो नहीं। आपके पास अगर शुद्ध है मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरी जानकारी है, तो वही आपके लिए एलिजिबल है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ लोग बात कर सर वो एलिजिबल है। अब हरियाणा सरकार के कोड का क्या है मुझे नहीं पता है। आयोग ने जो इस नोटिफिकेशन को दे रखा है, देखिए यहाँ पे कहीं भी समकक्ष नहीं लिखा हुआ है। अगर कहीं समकक्ष लिखा होता तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हम कुछ कर सकते हैं। जब समकक्ष नहीं लिखा हुआ तो मुझे लगता है कि आयोग अपनी बात पे सही रहेगा। ठीक है, आइए, हाँ, जिनके पास अगर ये सारी सुविधाएं हैं तो उनको अधिमानी योग्यता मिलती है। अधिमानी योग्यता कब मिलती है? वो तभी मिलती है जब नंबर टाई होते हैं। ठीक है, उसमें उनको मिलता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है आप बिल्कुल लगाइए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आप लोगों का बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो सबका क्वेश्चन रहता है, मेरे भी क्वेश्चन ही है, सर इसमें सैलरी क्या मिलती है? आपने देखा कि भाई 7th ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है, जो कि आपका 46 ग्रेड पे की जॉब है, राजपत्रित है। और जहाँ पर भी राजपत्रित वर्ड जुड़ जाता है तो आप जो समझना चाहते हो समझ लीजिएगा। ठीक है, तो राजपत्रित अधिकारी है। इन हैंड इस समय जो सैलरी की बात कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपका 70+ इन हैंड इसमें सैलरी है, क्योंकि हर विभाग अलग अलग इसमें अपनी सुविधाएं देता है। 70+ मान के चलिए। बट जैसे ही आपका 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो मेरे अनुमान से इसकी सैलरी इन हैंड, मतलब सब कट पीट की बात मैं कर रहा हूँ, इन हैंड अबाउट 93+ होगी, इससे नीचे नहीं होगी। ठीक है, अगर फिटमेंट फैक्टर का 1.92 भी जिसकी बात चल रही है, अगर ये भी होता है तो सबसे कम है, तो भी आपका 93+ इसकी सैलरी रहने की पूरी उम्मीद है। और भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो भी पर्क्स हैं, सुविधाएं हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे इस तरह इसमें गाड़ी मिलती है कि नहीं? नहीं, इसमें गाड़ी नहीं मिलती है। बट जिस आप CSC पे काम करते हैं या जिस PSC पे काम करते हैं या कभी कभी आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं CMO साहब के साथ, तो उस समय के शासकीय कार्यों के लिए इनको गाड़ी मिलती है। जैसे एम्बुलेंस की जो देख रहे हैं उस समय के शासकीय कार्य को गाड़ी मिलती है। इसके साथ साथ जब विजिट पे, हाँ, इनकी खुद की गाड़ी नहीं होती है, ये लोग प्राइवेट गाड़ी लगवा लिया जाता है, शासन प्राइवेट गाड़ी लगवा देता है और फिर उन्नीस इनके शासकीय कार्य होते हैं। बट चूंकि HO कार्य बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इससे गाड़ी का भत्ता या ऐसी सुविधा नहीं मिलती है। ठीक है, तो एक एज ए मैनेजर की जॉब है, समझ जाएगा, जिसका काम क्या है कि जिस ब्लॉक में वो CSC या PSC, अगर PSC है मतलब कम जनसंख्या पे PSC होता है, ज़्यादा जनसंख्या पे CSC होता है, तो वहाँ पे जो भी हेल्थ की एक्टिविटीज़ होंगी वो उसका सर्वा होता है। तो मुझे लगता है सैलरी वाली बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। जॉब प्रोफाइल मैंने बताया है कि मेडिकल की जॉब है। ये मेडिकल की जॉब है। ये कहाँ रहता है? ये आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे रहता है, और कहीं कहीं PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी रहते हैं, और फिर आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो होते हैं यहाँ पे भी इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, अब देखिए जब इनकी नियुक्ति यहाँ पे हो रही है तो यहाँ पे 2 टाइप है। जैसे अगर कोई आप हॉस्पिटल्स देखते हैं, अगर आप कोई हॉस्पिटल देखते हैं तो हॉस्पिटल में 2 टाइप के काम होते हैं। एक होता है मेडिकल, जिसको मेडिकोज कहते हैं, और एक होता है नॉन मेडिकोज कहते हैं। मेडिकोज और नॉन मेडिकोज, तो मेडिकोज में सारे के सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ आ जाएंगे, और नॉन मेडिकोज से जैसे कह सकते हैं स्वीपर हो गया, या फिर कह सकते हैं कि आशा हो गई, ANM हो गई, जो लोग उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आशा बहुएं वगैरह हो गई, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए ज़रूरी हैं, सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, 4 ग्रेड जो कर्मचारी हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, उन सभी का मालिक ये HEO होता है। मतलब ये एक मैनेजर की तरह वर्क करता है। उनके कोऑर्डिनेशन कैसे होंगे, उनकी सैलरी कैसे बनेगी, उनके वेतन कैसे मिलेंगे, उनको छुट्टी कैसे दी जाएगी, उनके भत्ते कैसे दिए जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जो खर्चे हो रहे हैं उसको मैनेज करने का काम ये करता है। तो हॉस्पिटल में 2 लोग मेन हैं, एक CSC या PSC पे, एक आपका MO साहब जो वहाँ के मेडिकल अफसर होंगे वो मेन है, और दूसरे आपके HEO हैं। ये दोनों ही आपके हस्ताक्षर करता है किसी भी सैलरी पे, छुट्टी पे, किसी भी चीज़ के लिए। तो पहले हस्ताक्षरकर्ता आपके MO साहब होते हैं, और जो द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता जो होता है वो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर होता है। इसलिए इसको हम MO साहब, मैनेजर साहब भी कहते हैं, और कुछ जगहों पे इसको हम RO साहब भी कहते हैं, क्योंकि रिव्यू का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इनकी जॉब प्रोफाइल हो गई। मतलब उस ब्लॉक में जो भी आपकी हेल्थ की एक्टिविटीज़ होंगी, हेल्थ की एक्टिविटीज़ आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी होती है, आपके स्टेट गवर्नमेंट से भी होती है, फिर WHO से भी होती है। तो जो भी हेल्थ की एक्टिविटीज़ है उन सभी के उस ब्लॉक में, या जहाँ पे भी इनकी वर्किंग है, आपकी वर्किंग जहाँ पे भी होगी, तो वहाँ पे उसके क्रियान्वयन का काम अधिकारियों से बात करके, फिर कर्मचारियों से बात करके, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़, कहाँ एम्बुलेंस देना है, एजुकेशन को कैसे प्रसार करना है, कहाँ पोलियो का बूथ लगेगा, मतलब सारी की सारी एक्टिविटीज़ के उसके मैनेजर का काम जो होता है वो आपका HEO साहब करते हैं। आप कह सकते हैं कि आप एक समाज से जुड़ के एक अच्छा काम, हेल्थ सेक्टर का काम कर सकते हैं। आपने कोरोना टाइम में देखा, अगर सरकारी अस्पताल ना होते तो अधिकतम लोग
बोल गए होते मेरे हिसाब से। तो सरकार ने उसमें बहुत अच्छा काम किया था, जब भी सरकारी कर्मचारियों की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही एक रीज़न है कि आप इससे जुड़ के आप लोगों से डायरेक्ट उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी जॉब प्रोफाइल है, एक अच्छी खासी प्रतिष्ठा भी है, और जो आप सोच रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, जॉब प्रोफाइल की बात हो गई। अब प्रमोशन की बात कर रहे हैं। प्रमोशन के मैंने बोला है इसका कैडर थोड़ा छोटा है, तो प्रमोशन में थोड़ा टाइम लगता है। मुझे लगता है करीब 1030 ही पूरे प्रदेश में 1030 हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका प्रमोशन मेनली जो होता है वो DHEIO पे होता है, और कभी कभी ये प्रतिनियुक्ति पे अलग अलग विभागों में जाते हैं। जैसे जो भी आप देखते हैं ना, नगर निकाय में बहुत सारे अभी HGO साहब लोग पहुंचे हुए हैं प्रतिनियुक्ति पे, डेपुटेशन बोलते हैं हम, ठीक है। डेपुटेशन पे भी जाते हैं, फिर अलग अलग अपने पोस्ट छोड़ छोड़ के वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ पे अलग अलग कार्य करते हैं। आप समझ सकते हैं, क्योंकि दे आर द गेस्टेड ऑफिसर है, ठीक है। तो ये प्रमोट होकर DHEIO बनते हैं। सीट चूंकि ऊपर कम है, इसीलिए इनका प्रमोशन थोड़ा धीमे होता है, बट कोई बात नहीं, हर साल आपको सैलरी तो मिल ही रही है ना, आप अच्छा कार्य कर ही रहे हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये भी क्वेश्चन कट हो गया। अब इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम के सिलेबस की बात कर रहे हैं। जो सिलेबस मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, जो सिलेबस मेरे पास अवेलेबल है, थोड़ा सा मुझे समय लग रहा है उसको और रेक्टिफाई करने में कि हाँ ये बिल्कुल सही है, तभी मैं इसको आपके सामने एक या दो दिन में उसको मैं लेके आऊँगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात याद रखिएगा, इसमें 2 टाइप का एग्जाम है, एक आपका स्क्रीनिंग है और एक आपका इंटरव्यू है। जो स्क्रीनिंग का एग्जाम होगा, मान के चलिए वो मानना कि वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस के, जिसको हम टिक लगाने वाले क्वेश्चन कहते हैं, OMR बेस्ड एग्जाम होगा, और हर एक क्वेश्चन पे -1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जो आयोग में इसमें चल रही है कि हर एक क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग होगी। यूपीएससी ने यूपीपीसीएस ने मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती में अपने कुछ चेंजेस लाए। क्या चेंजेस लाए? पहली बात तो रिटन एग्जामिनेशन जो होगा, इसका जो सिलेबस है, एक तो जीएस उसमें होगा और पोस्ट स्पेसिफिक। यहीं से सिलेबस समझिएगा, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में और खोल के समझाऊंगा। जीएस में सारा का सारा सिलेबस, पीसीएस का सिलेबस थोड़ा लेवल कम उसका, और पोस्ट स्पेसिफिक चूंकि हेल्थ से रिलेटेड है, तो पोस्ट स्पेसिफिक क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, सरकारी योजनाएं क्या है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड, इसके साथ साथ न्यूट्रिशन से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपका इसमें आएंगी, या पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आप कह सकते हैं, वहाँ से पोस्ट स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। स्क्रीनिंग एग्जाम में जो भी होगा उसके 75% मार्क्स, या पहले समझ स्क्रीनिंग एग्जाम जो भी होगा उसमें टॉप के लोगों को बुलाया जाएगा, सीट के 3 गुना या कभी कभी 3.5 से 4 गुना हो जाता है, बुलाया जाएगा, उनका इंटरव्यू कराया जाएगा, और जो भी मार्क्स उनको मिलेंगे उनको इस रेशियो, मतलब 3:1 के रेशियो में, या आप कह सकते हैं कि 75% मार्क्स लिए जाएंगे रिटन वाले, स्क्रीनिंग वाले, और 25% मार्क्स लिए जाएंगे आपके इंटरव्यू के वेटेज पे। दोनों को मिला के एक फाइनल मेरिट बनेगी, और फिर आपका आराम से सिलेक्शन और फिर नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो भी आपके क्वेश्चंस थे मैंने सारी बातें समझा दी। फिर ये भी अगर लगता है आपको कुछ छूटा हुआ है, आप कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको समझाने की। इसके सिलेबस के बारे में नेक्स्ट एक आध वीडियो में बहुत जल्दी ही मैं फुल सिलेबस लेके आऊँगा, उसके आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपके और भी अगर कोई शंका हो प्लीज़ बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।